अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस सॉल्ट सिल्क की हमारा चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, सेल्फ आयनाइज करेगा। वाटर मॉलिक्यूल अपने जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल अपने जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से एक बनेगा प्रोटॉन डोनर, दूसरा बनेगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, इसमें है कि वाटर मॉलिक्यूल बड़ा हाईली पोलर है, हाईली पोलराइज्ड होता है। हाईली पोलर मतलब ये कि इसमें ऑक्सीजन जो है, अगर आप देखो तो अमूमन ये ऐसे बनाया जाता है, ऑक्सीजन और ओ जो है इसका ये पार्ट यू बनाया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ठीक है, वो आपके पास बिग डिफरेंस है। यानी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज 3.1 और हाइड्रोजन की लगभग बहुत कम है, लाइक 2.1 समथिंग है। तो आपके सामने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में वो अच्छा खासा है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। जब खींच लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिससे ये H+ यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से। तो ये तो हुई इसकी पोलर होने की स्टोरी। तो होता क्या है कि जब हम इसको एक दूसरे में डिफ्यूज करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हाई पोलर होने की वजह से मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद दे स्टार्ट कोलाइड विद ईच अदर, सो ये भी कोलिजन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जिससे मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटॉन्स को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कोलिजन से कि दैट इज मच एनफ टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल से, एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। जब एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, तो इसका रिएक्शन फाइनली करते हैं। आपने ये देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है, अगर मैं इसको भी सिंपल यू लिखूँ, H2O का स्ट्रक्चर यू लिखूँ, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ऑक्सीजन जो है वो दैट इज ग्रुप बिलोंग टू ग्रुप 6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 1 2 ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। तो ये रहे आपके पास 3 4, ये रहे आपके पास 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली दूसरा भी बना लेते हो आप साथ, ये सेम अदर वाटर मॉलिक्यूल है। जब इसको इसके अंदर ही हमने डिफ्यूज करवाया एक तरह से, ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों पोलर है, हाई पोलर है, दे स्टार्ट कोलाइड विद ईच अदर। जब ये कोलाइड कोलिजन्स करते हैं तो आपको पता है कि ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है मॉलिक्यूल्स में। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो वो एनर्जी मच एनफ होती है प्रोटॉन, एक वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटॉन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए। तो एक बन जाता है प्रोटॉन डोनर, दूसरा बन जाता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो तुम्हारे पास एक प्रोटॉन डोनर बनेगा, ठीक है, ये सपोज के ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है प्रोटॉन डोनर बना। अब लोरी ब्लास्टिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर आप किसको बोलते हो, डेफिनेटली एसिड को बोलते हो। ठीक है, तो एक एसिड है, दूसरा बन गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक बन जाएगा बेस। और आप अच्छी तरह जानते हो कि वाटर कैसा कंपाउंड है, यहाँ कोई और क्यों नहीं सेल्फ आयनाइज हुआ, क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों तरह बिहेव करते हैं। इसके एम्फोटेरिक नेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ हमने आयनाइज करवा दिया। यानी क्या हुआ कि सेम रिएक्शन में यही वाटर एसिड भी है और सेम रिएक्शन में यही वाटर बेस भी है। ठीक है, तो यहाँ ये बन जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर मीन्स के दैट इज बेस। तो अब अगर इसका रिजल्ट देखा जाए, चूंकि ये हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन आता है, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये पेयर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पेयर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और अगर पेयर पूरा ख़त्म हो जाता है, अच्छा मज़े की बात है, अगर मैं लिविस थ्योरी से भी देखूँ इसको, तो आप ये देखो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये वाटर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है दूसरा वाला। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के हिसाब से भी ये बेस बनता है
ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के लिहाज से भी एसिड बनता है। और अगर लोरी ब्रांस्टन के हिसाब से भी देखा जाए तो ये प्रोटॉन डोनर है, एसिड है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बेस है। दोनों थ्योरी में किसी किस्म का क्लैश नहीं है। दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड है, दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस है। ठीक हो गया। अब चूंकि जब यहाँ से ये इसको प्रोटॉन देगा, ये वाला प्रोटॉन, तो यहाँ वैकेंसी खाली होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये पूरा पेयर किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। जब ऑक्सीजन पूरा पेयर ले उड़ेगा इसका, तो क्या हो जाएगा? OH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, और एक आपके पास सिचुएशन ये क्रिएट हो जाएगी 2 4, ये 2 इसके पास ऑलरेडी थे, ये वाला पेयर इस जगह को ऑक्युपाई कर लेगा, दैट इज 6 नाउ। समझ गए मेरी बात? फिर से रिपीट, 2 4 इसके पास थे, ये जब डोनर बनेगा, प्रोटॉन डोनर, तो समझो इसने प्रोटॉन जब इसको डोनेट कर दिया तो वैकेंसी खाली, यहाँ से ये जो पेयर है पूरा यहाँ अटैच हो जाएगा इसके साथ। जब यहाँ ये पूरा, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि ये जो पूरा पेयर है, ठीक है, ये पूरा पेयर जो है ये डोनेट हो जाएगा, ये यहाँ फिर के OH नेगेटिव बना देगा। ठीक है, जब ये प्रोटॉन डोनर बनेगा तो यहाँ वैकेंसी खाली हो जाएगी और यहाँ ये पूरा पेयर ऑक्युपाई कर देगा स्पेस में। देखो, जब एक हाइड्रोजन अटैच था, ठीक है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल अगर मैं नेट इलेक्ट्रॉन देखूं कितने थे? 2। सिंगल कोवैलेंट में 2 आते ना, तो जब आप पूरा H खत्म करते हो तो वैकेंसी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की, और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन की। समझ गए? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो पूरी वैकेंसी कितनी होनी चाहिए? एक पूरे पेयर की ना, पेयर एक्सेप्ट करने की। तो ये रहा पेयर, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो ये पेयर ये अटैच हो गया इसके साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये पेयर खत्म हो चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, तो इस तरीके से आपके पास 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आइंस। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आइंस। हाइड्रोनियम आइंस जब 3 ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आइंस। दिस वन इज हाइड्रोक्साइड आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं, या पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है? जो 2 अनआइडेंटिकल एटम के बीच में बनता है। ठीक है, पोलैरिटी डिफरेंस कैसे आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में जितना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उतना वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच के ना, स्ट्रेच करके अपने पास ले आता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, ये है पोलर की स्टोरी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है। समझ आ गई? अच्छा, अब इसी रिएक्शन को जो आपके सामने यू लिखा हुआ है, इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, H2O plus H2O, that is equal to H3O plus OH minus। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से दरमियान से लाइन लगाऊंगा, क्योंकि अब आ रही है मेरे पास एयर एक्शन लेने के बाद सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती है। मैंने इसको कंप्लीट डिराइव करना है। ठीक है, आपने पहले समझे इसको साथ साथ। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में ऐड होके क्या बन जाएगा? 2H2O। क्या बन जाएगा? 2H2O। जाहिर सी बात ऐड हो गए एक दूसरे में, यानी मैं यही रिएक्शन लिख सकता हूँ 2H2O। ये आप अपने तौर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं, बस ये एक दफ़ा मेरे साथ करके देख लें इसको। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अगर मैं सिंपल एक वाटर मॉलिक्यूल को लूँ, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ना क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको अगर सोल्यूशन में आप डालें तो जिसकी आयनाइजेशन पावर, आयनाइज्ड होने की जो पावर है वो थोड़ी लेस होती है, तो हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जिसको हम सोल्यूशन में डालें, सोल्यूशन में डाल के जो बहुत फास्ट आयनाइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है। इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी आयनाइज नहीं होता। ठीक हो गया?
तो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो कहता है इसकी बहुत वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक है। एक्सटेंट किससे कहते हैं, मतलब इसकी टेंडेंसी आयनाइज होने की बहुत स्मॉल है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा इसके अंदर OH बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस रखता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल बड़े स्मॉल रेशो तक जो है आयनाइज होता है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटली जो है वो क्या देखा गया जब हमने वाटर का आयनाइजेशन पढ़ा। देखो अगर मैं सिंपल एक वाटर मॉलिक्यूल को चूज करूँ, डेफिनेटली ये क्या होता है, मैंने पहले भी बताया H++ OH नेगेटिव, इस पे मुश्तमिल होता है। OH के ऊपर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुल करके ना अपनी तरफ खींच लेता है, जब स्ट्रेच करता है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और साइड वाले एडजेसेंट हाइड्रोजन आइटम पे प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है ना कैसी है, वो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट कर सके, तो दैट्स वाई इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू लिखूँ जो कि देखी गई है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन से, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन क्या देखा गया, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखा गया कि जो ये आयंस है हाइड्रोजन आयंस और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है, इनकी जो मोलैरिटी होती है दैट इज अबाउट 1 × 10⁻⁻⁷ बराबर होती है। ठीक है, इस पे देखा गया कि मोलैरिटी जो है H+ की, ठीक है, और OH- की जो मोलैरिटी है दैट इज अबाउट 1 × 10⁻⁷, दैट इज आल्सो 1 × 10⁻⁷। मोलैरिटी समझते हैं ना कि जब हम 25 सेल्सियस डिग्री पे अगर H+ आयंस और OH- आयंस को देखें तो इस पे जो इतने इतने मोल्स डिसॉल्व होते हैं पर DM³ सॉल्यूशन के अंदर। एक DM³ सॉल्यूशन के अंदर इसके इतने मोल्स डिसॉल्व होते हैं। अगर मैं इसको सही डिफाइन करूं तो 0.000001 मोल एक DM³ सॉल्यूशन के अंदर इसके डिसॉल्व होते हैं। इसी तरह इसके भी इतने ही डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि 25 सेल्सियस डिग्री पे वाटर मॉलिक्यूल लगभग न्यूट्रल होता है। आगे वो हम प्रूफ भी करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का जो pH है, pH का भी कंसेप्ट आगे आ रहा है, लेकिन जब हम इसका इसी टेम्परेचर पे pH कैलकुलेट करेंगे वो न्यूट्रल आएगा। यानी वाटर ना एसिड होता है ना बेसिक होता है, बल्कि न्यूट्रल होता है, बराबर होते हैं इसके आयंस जो हैं, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बराबर होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। आगे बढ़े, इस रिएक्शन को जरा ध्यान में रखिएगा। कंसीडर इक्वेशन 1 या केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं जरा इक्वेशन 1 के लिए। केसी एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 के लिए लिखते हैं, क्या होगा जी, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ प्रोडक्ट है बाय रिएक्टेंट, केसी कैसा होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, H+ OH नेगेटिव। ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा H2। अब अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय H2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय H2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा ऐसे, KCO इनटू H2, H+ OH नेगेटिव। ठीक है, ये देखा गया है कि Kc इंटू H2 जो है, ये वाली फैक्टर जो है कि किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए दैट इज इक्वल टू Kw। Kw इज व्हाट, Kw इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।
यहाँ तक बात समझ आ गई। यानी मैं Kc/H2 की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, Kw, ठीक। पर Kw इज व्हाट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, W फॉर वाटर। तो आई कैन प्लेस Kw H प्लस OH माइनस। तो अगर इस 25 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पे ये वैल्यू वापस इसमें पुट कर दी जाए तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का वैल्यू क्या आएगा, 25 सेल्सियस डिग्री। जरा पुट करके देखते हैं। 25 सेल्सियस डिग्री क्या होता है, H प्लस इक्वल होते हैं OH माइनस के, जिनकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। यानी मैं H प्लस की जगह पे भी ये वैल्यू रख सकता हूँ और OH माइनस की जगह पे भी ये वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को प्लेस करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। आंसर इज वेरी सिंपल, 1 क्रॉस 1 1, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ -7, द आंसर इज -40। ये नहीं, मेरे पास Kw जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 के बराबर। यहाँ तक समझ आ गया। यानी Kw इज नथिंग बट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और ये वैल्यू आपको बताती है कि 25 सेल्सियस डिग्री पे H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयंस की जो कंसंट्रेशन वो बराबर है, ठीक है। और बराबर होने से का ये मतलब है कि वाटर को अगर हम pH कैलकुलेट करें इस मोलेरिटी पे तो वाटर का pH 7 होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो बस यहाँ तक आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट pH इज इक्वल टू दिस। सिंपल ये वैल्यू पूछ ली जाए या व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सबके लिए आपका सेम डिटेल होना चाहिए, पूरा आप ड्राइव करेंगे इस एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर करते हैं pH के।